हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मोलर कंडक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया था और वहां पर हमने सीखा था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है और उसके ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। तो देखिए, एक बार लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, कि किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में अगर आप एक मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, अगर आप एक मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो, इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इस गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में जो भी कंडक्टेंस होगी उसे क्या बोलोगे, उसकी मोलर कंडक्टिविटी बोलोगे। ठीक है। फिर इसके बाद हमने मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया था। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। क्या था फॉर्मूला? लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्बडा एम के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हो। ये कप्पा होती है आपकी कंडक्टिविटी और वी आपका गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम है, ठीक है, सॉल्यूशन का। फिर हमने जो वॉल्यूम का टर्म है उसे हमने डिस्प्लेस किया था या फिर इसे सब्स्टिट्यूट किया था मोलरिटी वाले टर्म के साथ और हमने एक नया फॉर्मूला तैयार किया था। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने तैयार किया था। लेकिन यहां पर फॉर्मूले को यूज करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि यूनिट क्या है। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आपको ये यूनिट गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बोला है तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? दिस लैम्बडा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा अपॉन 1000 इंटू एम। दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं 10% आपको कंफ्यूज करने के लिए ये फॉर्मूला इस यूनिट के साथ आपको जरूर दे सकते हैं। चलिए, ये तो बात कर ली थी हमने मोलर कंडक्टिविटी की। इसके बाद हमने चेक किया था कि एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकली हम मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया था, वो मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब एक चीज मुझे लास्ट लेक्चर में आपको बताना रह गई थी कि आपके पास जो आप प्रैक्टिकली आप मोलर कंडक्टिविटी जो कैलकुलेट कर रहे हो ना, वहां पर आप क्या यूज करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो उस ब्रिज की बात करते हैं, देखिए ध्यान से। अब देखिए, ये कुछ इस तरह से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज लिया था। यहां पर ये तीन तो क्या था, हमारे रेजिस्टेंस है, और ये जो फोर्थ वाला रेजिस्टेंस था वो किसका था? केसीएल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट का था। इसके थ्रू हम क्या करते थे? इस सेल का सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करते थे। अब देखिए, यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं मैं। यहां पर जो सोर्स ले रहे हो ना आप, सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स, ये हमेशा एसी सोर्स होगा। कौन सा सोर्स होगा? एसी सोर्स होगा। आप यहां पर कभी भी डीसी सोर्स को यूज नहीं कर सकते हो। याद रखना, कभी भी आप डीसी सोर्स का यहां पर यूज नहीं करते हो। देखिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा है। अगर आपको अच्छा लगे तो सुनो, अदरवाइज आप लेक्चर को स्किप कर देना। मैं बात करता हूं यहां पर जो सोर्स लगाते हो ना आप, वो कौन सा होता है? हमेशा एसी सोर्स होता है। आप डीसी सोर्स यूज नहीं कर सकते हो। क्यों यूज नहीं कर सकते हो? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, यहां पर मान लीजिए जो अननोन इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया था, ठीक है, सेकंड टाइम में आप जो अननोन इलेक्ट्रोलाइट देते हो, मान लीजिए कि वो NaCl है। तो NaCl का क्या हो जाएगा? अगर डीसी सोर्स लेते हो तो NaCl का क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है और ये क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। मतलब कि आपने जो गिवन सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसका क्या हो जाएगा? डीसी सोर्स लेने पर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर ये जो NaCl है, इसमें क्या होगा? ये NaCl कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 और हाइड्रोजन गैस में और इसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा। अगर यहां पर गैस इवॉल्व होती है, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया NaCl का और अगर गैस इवॉल्व होती है, मतलब आपका पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की क्या हो सकती है? कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है। अगर वहां पर कंसंट्रेशन वेरी कर गई तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी वेरी कर सकती है। तो वो आपको न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और एरर आएगा आपके कैलकुलेशन में। इसलिए याद रखना कि कभी भी यहां पर आप डीसी सोर्स का यूज नहीं करोगे, ओनली एंड ओनली एसी सोर्स का यूज करते हो। ठीक है। वैसे तो देखो बेटा,
सीबीएसई ने इस साल इलेक्ट्रोलाइसिस पूरा टॉपिक ही हटा दिया है। अगर वो टॉपिक होता तो मैं आपको जरूर बताता कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में कैसे इलेक्ट्रोलाइस होता है, इसका डीकंपोजिशन होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताता। लेकिन अब वो हटा दिया है तो कोई बात नहीं, उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। बस सिंपल सा याद रख लेना कि कभी भी आप एक्सपेरिमेंटल अगर डिटरमिनेशन करते हो तो वहां पर आप एसी सोर्स का ही यूज करोगे मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए, डीसी सोर्स का यूज नहीं करोगे। अगर कोई पूछे कि क्यों नहीं करना है तो बोल देना उसे कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, और वो कुछ क्लोरीन जैसे या हाइड्रोजन गैसेस, कोई भी गैसेस जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके रेस्पेक्टिव गैसेस वो इवॉल्व करती है। उन गैसेस के इवॉल्व होने की वजह से इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है तो मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, कैलकुलेशन में एरर आता है, इसलिए हम डीसी सोर्स का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है क्या बात? चलिए, ये था कुछ एक्स्ट्रा और लास्ट लेक्चर का रिवीजन। अब मूव करते हैं आज के लेक्चर के टुवर्ड्स। तो देखिए, तो बात करते हैं बेटा आज के लेक्चर की, और आज हम सीखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या सीखेंगे आज हम? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आप लैम्बडा ई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। और क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? तो देखो, आपके पास जो भी गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, जो भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको गिवन है, उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम में अब आपने क्या किया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। तो इस 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इस गिवन वॉल्यूम के अंदर जो भी कंडक्टेंस होगी उसे क्या बोलोगे आप? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी। वहां पर हमने क्या सीखा था कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से गिवन वॉल्यूम के अंदर जो भी कंडक्टेंस होती है उसे हम मोलर कंडक्टिविटी बोलते थे। बस वही चीज है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के थ्रू यहां पर गिवन वॉल्यूम में जो भी कंडक्टेंस होगी उसे क्या बोलोगे आप? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलोगे। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, लिखिए, कंडक्टेंस ऑफ solution of 1 gram equivalent electrolyte of या फिर in given volume of solution। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो भी कंडक्टेंस प्रेजेंट है उसे ही क्या बोलोगे? उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हो आप। चलिए, अब इसमें आगे मूव करते हैं और बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो देखो बेटा, याद कीजिए कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी क्या थी? 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, उसे क्या बोलते हो? उसकी कंडक्टिविटी बोलते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन containing 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या हो जाएगी? देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या, कंडक्टेंस क्या होती है? कप्पा होती है। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कप्पा इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। क्या यहां तक बात क्लियर है? सही है ना? कप्पा इंटू क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करते हैं आगे। देखो, ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस किसकी वजह से? 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। इसे ही क्या बोलते हो आप? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हो ना। तो लैम्बडा ई क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? लैम्बडा कप्पा ई इंटू सॉरी लैम्बडा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज के बाद नया फॉर्मूला आपको याद रखना है, और फॉर्मूला क्या होगा?
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए लैम्बडा ई इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब बात करते हैं आगे और बात करते हैं इसकी नॉर्मेलिटी की। जो गिवन सॉल्यूशन है ना उसके नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। नॉर्मेलिटी की टर्म क्यों मैं यूज कर रहा हूं यहां पर, तो याद कीजिए लास्ट लेक्चर में यहां पर हमने क्या लेते, मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमने क्या लिए थे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिए थे। देखो वहां पर मोल से, इसलिए हमने मोलरिटी की बात की थी। यहां पर इक्विवेलेंट है तो हम किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। क्या होती है नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 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 वॉल्यूम मिलीलीटर में दे देता, आपको किसमें दे देता, मिलीलीटर में दे देता, तो इसको क्या करते हैं लीटर में कन्वर्ट करते हैं। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यही करते ना। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो यहां पर जो मुझे वॉल्यूम गिवन है किसमें गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में, और यहां पर जो वॉल्यूम किसमें है, मिलीलीटर में, तो इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है, 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस चेंज कर लीजिए इसे, नॉर्मेलिटी हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स तो कितने हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट बात करें ना, तो ये तो हो गया 1। तो नॉर्मेलिटी क्या होगी बेटा 1000 अपॉन क्या हो गया v सेंटीमीटर क्यूब। तो एक नया फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है नॉर्मेलिटी का, ध्यान तो नहीं रखना है, मैं क्यों सिखा रहा हूं बस वो समझते जाओ, कुछ याद नहीं रखना इसमें से, आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला। तो चलो यहां से 20 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू उठाओ और यहां पर पुट करो, तो लैम्बडा ई का फॉर्मूला बन जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। क्या बन गया, लैम्बडा ई इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम एन। ठीक है, ये क्या आ गई नॉर्मेलिटी। क्लियर है क्या, तो एक और फॉर्मूला तैयार हो गया। इस फॉर्मूले को हमें हमेशा हर जगह जहां भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के क्वेश्चन आ जाएंगे वहां पर क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या हो जाएगी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि नॉर्मेलिटी है। ठीक है ना, अगर मोलरिटी होता तो मोल पर इनवर्स लिखते हैं। अगर हमारे पास यूनिट आ जाए सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, अगर हमारे पास यूनिट आ जाए सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, तो फॉर्मूला हो जाएगा लैम्बडा ई इज इक्वल टू कप्पा अपॉन 1000 इंटू एन। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूला हमने पढ़ लिए, ठीक है, डिफरेंट यूनिट के ऊपर। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही यूनिट यूज करनी पड़ेगी और यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है इसमें। ठीक है, चलिए अब हमने मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को दोनों को डिफाइन कर लिया है। अब हम दोनों क्या कर लेते हैं, एक बार रिलेट कर लेते हैं। तो मुझे बताओ नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा, नॉर्मेलिटी होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नमन नाम से इसको याद रख लेना, इजीली ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या नमन। चलिए अब नॉर्मेलिटी हो गई मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो बस इस नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले को उठाओ, इस वैल्यू को उठाओ और यहां पर पुट कर दो। तो लैम्बडा ई हो जाएगा आज के बाद कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम इंटू 1 अपॉन एन फैक्टर। मुझे बताओ ये टर्म क्या है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये क्या होता है, ये तो लैम्बडा एम होता है ना, मोलर कंडक्टिविटी होता है। तो लैम्बडा ई इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्बडा एम अपॉन एन फैक्टर। क्या ये बात समझ में आती है, अगर हाँ ये बात समझ में आती है तो आपने सीख लिया है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या होगा, लैम्बडा ई इज इक्वल टू लैम्बडा एम अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। क्यों, क्योंकि आपको कितनी बार क्या होगा, एन फैक्टर दे देगा। एन फैक्टर नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेंगे, एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। इवन मोलरिटी दी रखी होगी आपको, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी गिवन होगी और आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कीजिए, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात करते हैं एन फैक्टर की। तो एन फैक्टर देखो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या ले रहे हैं हम, सॉल्ट ले रहे हैं ना। तो सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हो, तो देखो यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल लेता हूं मैं NaCl, क्या लेता हूं
NaCl। तो मुझे बताओ NaCl पे Na पे कितना चार्ज होता है +1, Cl पे कितना होता है -1। चार्ज की तो बात करनी ही नहीं है हमें, मतलब कि चार्ज के जो साइन है ना प्लस माइनस, इसकी तो बात करनी नहीं है, इस यूनिट की बात करनी है 1 की। इन दोनों को क्या लेना, हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। बताओ सोडियम पे कितना है 1, क्लोरीन पे कितना है 1, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 1, मतलब कि एन फैक्टर कितना हो गया NaCl के लिए 1 हो गया। अगर मैं बात करूं MgCl2, किसकी बात करूं मैं MgCl2, तो बताओ मैग्नीशियम पे कितना चार्ज हो जाएगा प्लस का 2, क्लोरीन पे कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो मैग्नीशियम पे 2, क्लोरीन पे 2, एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया ना, टेन फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए 2 हो जाएगा। फिर एक और देखो, मैं बात करता हूं, बात कर लेते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। किसके लिए बात करते हैं? Al2SO4 होल थ्राइस। तो बताओ एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है प्लस का 3, सल्फेट पे कितना चार्ज है माइनस का 2, तो 3 2 6, एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया इसका, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है आपको? तो यही तरीका होता है एक इलेक्ट्रोलाइट या फिर सॉल्ट का एन फैक्टर कैलकुलेट करने का। अगर हमारे पास एन फैक्टर नहीं है, सिर्फ सॉल्ट गिवन है, तो एन फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी आपको गिवन होगी और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करके बताइए। तो आई होप अब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा और दोनों न्यूमेरिकल से आप मोलर कंडक्टिविटी को इजीली समझ जाओगे कि कहां पर किस तरह से आपको वैल्यू पुट करनी है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। इवन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कंसेप्ट भी उसके साथ साथ क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए जल्दी से उतारिए इसे। चलिए तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है बेटा, लिखिए मोलर कंडक्टिविटी of 0.05 molar solution of MgCl2 is 195 ohm inverse centimeter square mole inverse at 25 डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है। और आगे बोला है अ सेल विथ इलेक्ट्रोड्स ऑफ सरफेस एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर and 0.5 centimeter apart is filled with 0.05 molar MgCl2। फिर आगे बोला है हाउ मच करंट विल फ्लो, मतलब कि आपको करंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आई कैलकुलेट करना है, ठीक है, याद रखिएगा। हाउ मच करंट विल फ्लो इट विथ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 5 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको करंट कैलकुलेट करनी है, आई कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल तो देखो बहुत सिंपल है, एक बार आप ट्राई कीजिए फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। चलिए कर लिया सॉल्व, देखते हैं एक बार वापस। देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना है आई। बताओ फॉर्मूला क्या होगा आई को कैलकुलेट करने का? आई इज इक्वल टू क्या होगा V इंटू आर, ठीक है, सॉरी V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, V इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू आर। तो आई कैलकुलेट करना है तो आई के लिए क्या हो जाएगा V अपॉन आर, ठीक है। मतलब कि ये जो आपका मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाला जो कंसेप्ट है ये आपके ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं। एक बात क्लियर हुई? चलिए अब दिया क्या है हमें, यहां पर दी है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m गिवन है जो कितनी है 195 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स गिवन है,
चलो मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है। फिर हमें क्या बोला है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा है, MgCl2। इस MgCl2 की कंसंट्रेशन गिवन है, तो कंसंट्रेशन मतलब कि मोलरिटी कितनी गिवन है, 0.05 मोलर हमें गिवन है। ठीक है, तो चलो दो चीजें हमें गिवन है, और क्या गिवन है हमें, सरफेस एरिया और क्या दिया है हमें, उसकी डिस्टेंस दी है, लेंथ दी है। तो देखो कैलकुलेट करना है आई को कैलकुलेट करने के लिए आपको V चाहिए और R चाहिए। V मतलब कि वोल्टेज, तो वोल्टेज यहां पर गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स कितना है, 5 वोल्ट, मतलब कि वोल्टेज तो आपको गिवन है, कोई बात नहीं। कैलकुलेट क्या करना है, R, मतलब कि ये सारी जो कहानी सुनाई गई है सिर्फ और सिर्फ आपको R को कैलकुलेट करने के लिए सुनाई गई है। मतलब कि अगर आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस सोल्व करने के लिए। तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है यहां पर सरफेस एरिया और लेंथ गिवन है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं क्यों कर रहा हूं सेल कांस्टेंट कैलकुलेट, समझना। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L/A। क्या होता है, L/A। बताइए कितनी गिवन है, तो 0.5 लेंथ हो गई और 1.5 एरिया हो गया इसका, ये हो जाएगा 1/3 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, 1/3 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब कि आपको सेल कांस्टेंट मिल गया है। अब देखिए, अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, तो हमें अगर सेल कांस्टेंट गिवन है हमारे पास और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला आता है कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। क्या होता है या नहीं होता है, होता ना, जी की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1/r लिख दिया। तो बस अगर मेरे पास सेल कांस्टेंट है, R कैलकुलेट करना है, तो क्या चाहिए मुझे, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए याद कीजिए फॉर्मूला, लैम्बडा एम गिवन है और कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो लैम्बडा एम क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टिविटी इंटू 1000/m। यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, बिकॉज ऑफ दिस यूनिट, सेंटीमीटर में यूनिट है ना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो लैम्बडा एम कितना है, तो ये है 195 इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। मोलरिटी कितनी गिवन है, 0.05 गिवन है, 0.05। ठीक है, तो चलो इसे कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगी कंडक्टिविटी यहां से आपकी 195 इंटू 0.05 अपॉन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, चलिए। और यूनिट हो जाएगी आपकी कंडक्टिविटी का, हो जाएगी ओहम इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, ओहम इनवर्स मोल इनवर्स आपकी यूनिट हो जाएगी। चलिए कंडक्टिविटी ना 1 अपॉन कंडक्टिविटी जी हो गया ना, जी मतलब कि सीमेंस इंटू मोल इनवर्स। चलिए सही है। चलिए अब देखिए, कंडक्टिविटी हमने कैलकुलेट कर ली, इसे सॉल्व मत कीजिए, इसे डायरेक्ट उठाइए और यहां पर पुट कर दीजिए। तो देखो कंडक्टिविटी कितनी आई है, 195 इंटू 0.05 अपॉन 1000 इंटू 1/r, सॉरी इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट कितना गिवन है, 1/3 गिवन है। ठीक है, तो R कैलकुलेट करना है, तो इसको इधर भेज दो, R को इधर भेज दो और इस सबको इधर भेज दो, या फिर देखो 1/r ही चाहिए यहाँ पर, तो हमें 1/r ही कैलकुलेट करते हैं सीधा। देखो यहाँ पर 1/r चाहिए ना, तो डायरेक्ट 1/r कैलकुलेट करते हैं। तो 1/r यहां से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखो, 195 इंटू 0.05 इंटू 3 अपॉन 1000। सही है, इसे उठाओ, इसे डायरेक्ट यहां पुट करो, तो देखो यहां पर सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू V/r, V हो गया 5 अपॉन 1/r की वैल्यू निकाली ना हमने, तो हमने 1/r की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो इस पूरी वैल्यू को उठाओ और यहां पर इससे क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा, 5 इंटू 195 इंटू 0.05 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1000। यहां पर आप आई कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आएगा ये समथिंग 0.15 एम्पियर। कितना आएगा, 0.15 एम्पियर आपका आंसर आएगा। तो हियर इज योर आंसर। तो कितना सिंपल था ये न्यूमेरिकल। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और आज हमने सीख लिया है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। तो आई होप इस न्यूमेरिकल को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसकी बार बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।